उनको भी तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना। तो नेक्स्ट चीज़ क्या भी होती है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन या तो कंप्लीट हो जाएगी या फिर ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, पार्शियल होगी। अगर तो कंप्लीट ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उस साइड का ब्रोंकाई कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उस साइड पे एयर ने तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। सो उस साइड की जो लंग होगी वो हमारे पास क्या हो सकती है, कोलैप्स हो जाती है। जब लंग कोलैप्स करेगी, पेशेंट सांस नहीं ले सकेगा, वो ब्रेथलेसनेस के साथ आएगा, उसका ट्रैकिया जो है वो टेलेक्टेसिस हो जाता है ना, वो कोलैप्स हो जाती है टेलेक्टेसिस, तो ट्रैकिया जो है वो डेविएट हो जाता है टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, और दूसरी लंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, ठीक है। सो ये एक चीज़ भी देखने में आती है, जब वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ब्रेथलेसनेस होगी, ट्रैकियल डेविएशन होगी, और इस चीज़ को कहते हैं कि जी एटिलेक्टेसिस डेवलप हो जाएगी, और जो ऑपोजिट लंग होती है तो कोलैप्स करके छोटी सी हो जाती है, और ऑपोजिट लंग जो है वो काफ़ी फूल जाती है टू कंपनसेट द इफेक्ट, और ये भी हमने पैथो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिड्यूस ब्रेथ साउंड्स होंगी इसी अफेक्टेड साइड पे, और ट्रैकिया की डेविएशन भी इसी साइड पे होगी। या फिर ये हो सकता है कि वो पार्शियली उस ब्रोंक्यूल को ऐसे करके ऑब्स्ट्रक्ट करे, पार्शियली जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तब भी पेशेंट जो है यूनिलेटरल वीज के साथ आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं भी रिवाइज कराती हूँ। और साथ में पेशेंट जो है वो नमूनिया और एब्सेस के फीचर्स के साथ आ सकता है ना। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लास्ट आपको बताने लगी हूँ बेटे। एक जो है वो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम किस तरह से एसोसिएटेड है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पैनकॉस ट्यूमर जो है उससे क्या मुराद है, और नंबर 3 हम लोगों ने बात करनी है हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, ठीक है, आर्थोपैथी, ठीक है, जिसमें जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट है। ये तीनों चीज़ें बता के फिर आपको वो दोबारा बताती हूँ। बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम में ये होता है कि आप ये समझ लें कि अगर यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, और ये ट्यूमर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, सही है। अब ये ट्यूमर जब स्प्रेड कर रहा है और हम इसको ऐसे पोस्टीरियरली के ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है वर्टिब्रा होता है ना, और वर्टिब्रा के साथ होती है सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। उस सिंपैथेटिक चेन में बेसिकली हमारे जो सिंपैथेटिक प्री सिनेप्टिक नर्व्स होती हैं वो आके टर्मिनेट करती हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स निकलती हैं, और समझ लें कि ये फेस का एरिया है, और यहाँ से ऊपर जाके उन्होंने फेस को सप्लाई करना है, ठीक है, ये फेस का एरिया समझ लें। अब होता ये है कि ये ट्यूमर जब स्प्रेड करता है तो ये इन्वॉल्व कर लेता है जो सिंपैथेटिक चेन है ना, उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। जब ट्यूमर जो है आपका लंग्स का ट्यूमर होगा और वो ट्यूमर स्प्रेड करेगा, और वो इस तरह से स्प्रेड करेगा कि वो सिंपैथेटिक चेन को कंप्रेस करेगा, तो सिंपैथेटिक चेन की कंप्रेशन की वजह से स्पेशली वो नर्व्स जो फेस को सप्लाई कर रही होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनको कलेक्टिवली हॉर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। क्या सिम्टम्स आते हैं बेटे, सबसे पहले जो है वो टॉसिस डेवलप हो जाती है, आपकी आईलिड ड्रूप करती है, ठीक है, क्योंकि आईलिड को ऐसे ऊपर रखने के लिए वो एक लिवेटर प्लेबरोसिस कुछ ऐसा मसल होता है ना जिसको आंख को खोल के रखता है, उसको सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई कटेगी तो उसकी आईलिड ड्रूप करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है सिंपैथेटिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मिड्रियासिस, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, हम गुस्से में होते हैं अपनी आंखें कैसे खोल लेते हैं, तो अगर सिंपैथेटिक फाइबर इफेक्ट होंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, और ग्लैंड की सप्लाई भी नहीं रहेगी, तो एनहाइड्रोसिस हो जाती है, और आंख अंदर की तरफ हो जाती है, एन ऑप्थेल्मस वगैरह इस तरह की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। आपकी बुक में इसने लिखा हुआ है पार्शियल टॉसिस हो जाती है, एन ऑप्थेल्मस हो जाता है, मियोसिस होती है, और एनहाइड्रोसिस होती है। सो अगर वो बता दे कि जो एक पेशेंट है उसको क्रॉनिक कफ है और उसने पहले इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब वो आया है पार्शियल टॉसिस और मियोसिस के साथ, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वो हॉर्नर सिंड्रोम है। और क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सिंपैथेटिक चेन जो है वो कॉम्प्रेस हुई है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास होता है पैनकॉस ट्यूमर। पैनकॉस ट्यूमर भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए होता है ज़्यादातर उन ट्यूमर्स की वजह से जो बेसिकली एपिकल रीजन में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब एपिकल रीजन में ये ट्यूमर पड़े हुए होते हैं, और ये ट्यूमर जो है वो समझ लें आप इस तरह से कि ये बाजू है, ठीक है, और आगे जाके हाथ है, और यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये उसको इन्वेट कर लेते हैं, और स्पेशली आपकी जो C8 से T1 रूट है ना उसको डैमेज करते हैं। जब उसको डैमेज करते हैं तो पेशेंट की हाथ तक मसल वीकनेस होती है, और मसल वीकनेस अगर हो तो वैसे हमें पता है T1 कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये एपिकल ट्यूमर होता है इन द सुपीरियर पल्मोनरी सर्कस, और जब ये इन्वॉल्व होता है तो C8 से T1 रूट ब्रेकियल प्लेक्सस की डैमेज होती है। जब वो डैमेज होती है तो पेशेंट को ना एक तो इधर शोल्डर में पेन होता है, दूसरा ये जो इनर एस्पेक्ट होती है सारी वहाँ पे भी पेन होता है, और साथ में हैंड मसल की वेस्टनिंग, तो वो MCQ में मेंशन कर देते हैं थिनार हाइपोथिनार की वेस्टनिंग है, इनर एस्पेक्ट पे पेन है, शोल्डर पेन है, तो वो पैनकॉस ट्यूमर है, और यूजुअली ये हॉर्नर सिंड्रोम के साथ को एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। यानी सिंपैथेटिक चेन भी कॉम्प्रेस होती है, और फिर यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस भी कॉम्प्रेस होता है, और ये सिम्टम्स आ जाते हैं। लास्ट थिंग इज हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थोपैथी। इसका मतलब होता है कि आपकी स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, उन लॉन्ग बोन्स
के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, पेरीओस्टाइटिस, ठीक है। क्या स्टार्ट हो जाता है, पेरीओस्टाइटिस। और कौन सी, लॉन्ग बोन जो टीबिया है, फिब्यूला है, रेडियस है और अल्ना है। और पेशेंट जो है इन्हीं अफेक्टेड बोन की पेन और टेंडरनेस के साथ आ रहा होता है। हम एक्सरे करते हैं, वहाँ पे हमें सब ओस्टियल पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज इट। सो अब हमने कहा कि पेशेंट को बेशक जो है वो ट्यूमर जो है वो लंग के सेंटर में, एपिकल रीजन में, पेरीफ्री में है। जब ये ट्यूमर स्प्रेड करेगा, एक तो लोकल लेवल के ऊपर उसको कफ होनी थी, हेमोप्टिसिस होनी थी, और कफ, हेमोप्टिसिस, वेट लॉस, डिस्निया, चेस्ट पेन, ये तो होना था। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर स्प्रेड कर रहा था, आप थ्योरेटिकली सोचें कि इधर क्या है, इधर क्या है। तो अगर ये ट्यूमर ऊपर जा रहा है तो रिकरेंट लारिंजियल नर्व के पैरालिसिस से हॉर्सनेस हो रही है। अगर ये पीछे इसोफेगस को कंप्रेस कर रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग, वर्चोज नोड है, सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो रहा है। पीछे आपका जो सिंपैथेटिक चेन है उसको कर रहा है तो हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा है। ब्रेकियल प्लेक्सस को डैमेज कर रहा है तो पैनकॉस सिंड्रोम हो रहा है। बोनी इन्वेजन करके बोन के अंदर न्यू बोन फॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा हमने कहा नीचे फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी तो आपका जो डायाफ्राम है उसकी क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, जैसे अगर तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वीज वगैरह, और अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेक्टिलेक्टेसिस, लंग कोलैप्स हो जाएगा और सारा लोड दूसरी बोन पे आ जाएगा। सो दिस इज इट। ये सिम्टम है, ये फीचर है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब समटाइम ऐसे भी होता है बेटे कि इसकी एक एसोसिएशन होती है, उसको हम कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी वो आप लोगों से पूछ लेता है, मुझसे तो हमेशा है गलती हुआ है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो लंग ट्यूमर है ना, ये लंग ट्यूमर जब मेटास्टेसाइज होके कहीं और चला गया तो कहीं और जाके ना ये एक और डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन देने लग जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये मेटास्टेसाइज होके ना आपका जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये चला गया फॉर एग्जांपल एब्डोमेन में, ठीक है। और एब्डोमेन में जाके ना इसने ACTH बनाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तो ये एक ऐसा ट्यूमर बन गया जिसमें ACTH ज़्यादा बनता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर कुशिंग सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि किडनी में या कहीं और जाके ACTH की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जी ये SIADH के साथ भी एसोसिएटेड होता है। SIADH क्या होता है, जिसमें आपके पास ADH जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम, सीरम सोडियम कम और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। तो पैरानियोप्लास्टिक में बस आपने इतना याद रखना है कि ये एक्टोपिक साइट्स पे जाके ट्यूमर वहाँ पे जाके कोई और मैनिफेस्टेशन देना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इसके सिनेरियोज में समटाइम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि अगर आपके पास जो है वो ये ट्यूमर आ जाता है तो आप उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। कफ है, खांसी है, वेट लॉस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है और विट्रूज नोड है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो जो एक इमीडिएट स्टेप होता है वो आपका चेस्ट एक्सरे ही है, क्योंकि उसी के ऊपर आप देखेंगे। हो सकता है पेशेंट की हिस्ट्री गलत हो, ठीक है, लेकिन है हिस्ट्री पे भी हम रिलाई करते ही हैं, लेकिन साथ रेडियोलॉजिकल इमेजिंग भी ज़रूरी है। अब अगर इसके ऊपर हमें मैस लग रहा है और हमें लग रहा है कैंसर है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सेकंड चीज़ हमने ये देखनी होती है कि ये कैंसर किस स्टेज पर पहुंच चुका है। तो कैंसर की स्टेजिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, CT स्कैन करते हैं। सो CT स्कैन वो कहता है एक तो बहुत स्मॉल ट्यूमर्स जो हैं उनकी डिटेक्शन में हमें हेल्प करेगा। दूसरा CT स्कैन का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि मीडियास्टिनम में कितना डिजीज़ है, ठीक है। सो डिजीज़ इन द मीडियास्टिनम वो देखने में हमें हेल्प करेगा, एनलार्ज लिम्फ नोड देखने में हेल्प करेगा, ट्यूमर का जो लोकल स्प्रेड है वो देखने में हमें हेल्प करेगा, और उसके अलावा ये भी बताएगा कि कहीं सेकेंडरली आपका जो राइट लंग का ट्यूमर है वो लेफ्ट लंग में तो नहीं चला गया। सो ऑपोजिट लंग के अंदर अगर मेटास्टेसिस है तो वो भी हम CT स्कैन की मदद से ही देखते हैं। CT से भी अच्छी हमारे पास जो है वो PET CT है, जिसमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है। वो कहता है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर असेसमेंट ऑफ मीडियास्टिनम and possible metastasis। So assessment of mediastinum and metastasis, MM से याद रखना है, इन दोनों के लिए डिजीज़ को स्टेज करने के लिए CT है, लेकिन मीडियास्टिनम की असेसमेंट और मेटास्टेसिस देखने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ PET CT, ठीक है। आप PET CT के बाद भी हम लोग फिर भी उसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखने के लिए बायोप्सी करना चाहते हैं। बायोप्सी करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद होती हैं। एक बेटे हमारे पास होती है फाइब्रो ऑप्टिक बायोप्सी, ठीक है, और ब्रोंकोस्कोपी, सॉरी, एक होती है फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी, ठीक है। और दूसरी जो बायोप्सी हमने लेनी होती है उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो ब्रोंकोस्कोपी की मदद से हम एक ब्रोंकोस्कोप जो है वो लंग के अंदर एंटर करते हैं, उससे सारा एरिया देखते हैं और वहाँ से कुछ साइटोलॉजिकल सेल्स लेके आ जाते हैं और उनको चेक कर लेते हैं। इससे बेसिकली हम ब्रोंकियल एनाटमी देख रहे होते हैं और बायोप्सी और साइटोलॉजिकल दोनों स्पेसिमेन हासिल कर सकते हैं, और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फॉर सेंट्रल ट्यूमर, ठीक है, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप बहुत पेरीफ्री में नहीं जाएगा। इफ़ अगर हमने पेरीफ्री में ट्यूमर देखना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं,
परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करते हैं, अंडर सीटी गाइडेंस ऐसे सुई ऊपर से डालते हैं और फिर यहाँ से बायोप्सी और साइटोलॉजी के लिए स्पेसिमेन हासिल कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये यूज़ होती है फॉर पेरिफेरल ट्यूमर और ये यूज़ होती है फॉर सेंट्रल ट्यूमर, ये यूज़ होती है फॉर द असेसमेंट ऑफ मीडियास्टम एंड मेटास्टेसिस, ये स्टेजिंग के लिए, और ये हमेशा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो हमने करनी होती है वो यही होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ट्यूमर्स के लिए हम थोरेकोस्कोपी भी कर सकते हैं। थोरेकोस्कोपी में आपने ही करना होता है कि लेटरल साइड से इंटर होते हैं और पॉट और कुछ इंसीजन दे के और फिर अपना उसको देख भी लेते हैं और स्पेसिमेन लेना हो तो ले लेते हैं, लेकिन रेयर है। ठीक है, सो हमने सीटी, पेट सीटी, बायोप्सी एंड देन थोरेकोस्कोपी। बायोप्सी फिर आगे फाइब्रोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी है या फिर आपके पास एस्पिरेशन भी है। ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग इज द ट्रीटमेंट बेटे। तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको बताया है कि ये ट्यूमर मोस्टली कंट्रोल नहीं होता, मॉर्टेलिटी इसी से ज़्यादा होती है। सो आप इसको डिवाइड कर दें स्मॉल सेल लंग कैंसर में। स्मॉल सेल लंग कैंसर जो हैं जब तक हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास वो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो रेडिकल ट्रीटमेंट है, उसका टाइम निकल जाता है। तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, फिर हम इस पेशेंट की कीमोथेरेपी करते हैं और साथ में हम रेडियोथेरेपी करते हैं। कीमो रेडियो दोनों करेंगे तो उससे सर्वाइवल रेट थोड़ा बढ़ जाता है और साथ में हमने पेशेंट की सपोर्टिव मैनेजमेंट जो है वो देनी होती है। अगर इसको बहुत डिस्निया है तो ऑक्सीजन देंगे, न्यूट्रिटिव केयर का ख्याल रखेंगे, नॉइजी ब्रीदिंग है तो उसके लिए कुछ और पेन किलर्स और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सो कीमो रेडियो एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट। लेकिन अगर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है और वो आपके पास अर्ली स्टेजेस पे आ गया है तो अर्ली स्टेजेस पे आप रिजेक्शन कर सकते हैं। सर्जिकल रिजेक्शन पॉसिबल होती है और रिजेक्शन के बाद फिर हमने क्या करना होता है, उसके अंदर जो है वो हम कीमोथेरेपी डाल देते हैं। लेकिन अगेन ये भी नॉन स्मॉल की तरह लेट स्टेजेस पे आया, जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है फिर जो है वो हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में मोस्टली जो एजेंट यूज़ होते हैं वो आपको पता है ब्लियोमाइसिन है और उसके बाद हम जो है वो इटोपासाइड होता है और सिस्प्लाटिन वगैरह होता है। ठीक है, तो यही मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, या साइक्लोफॉस्फेमाइड भी हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि कीमोथेरेपी के साथ हम एक एजेंट देते हैं जो हमने आई में पढ़ा हुआ है, बेवासीज़ुमब। ठीक है, ये बेवासीज़ुमब बेसिकली एंटी जो होता है ना वैस्कुलर ग्रोथ एंडोथीलियल फैक्टर। ठीक है, सो ये एंटी वेजफ होता है, VAGF। सो वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर को अपोज करके ना जो बहुत ग्रोथ और इन्वेजन है उसको थोड़ा बहुत कम करके सर्वाइवल रेट को अप टू 2 मंथ्स बढ़ा सकता है। सो ये बात आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, सो दिस इज इट। सो ये आपका सारे का सारा इंपॉर्टेंट लंग कैंसर है। इंपॉर्टेंट लंग कैंसर की जो आपके लेवल पे मैनेजमेंट है वो इतनी आपको आनी चाहिए कि आपने चेस्ट एक्सरे करना, CT करना, पेट करना, बायोप्सी करनी 10-10-10। ठीक है, और ट्रीटमेंट मोस्टली कीमो रेडियो एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा चांस होता है रिजेक्शन का, लेकिन वो भी बड़ा रेयर है कि अगर पेशेंट पहले डिस्कवर हो जाए, यानी पहले डायग्नोज हो जाए। और बाकी हम लोगों ने जो भी चीज़ें की इसमें जो आपने इसके जो साइन सिम्टम्स है ना, मतलब जो स्पेशली मेटास्टैटिक सिम्टम्स है वो बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन MCQ आ जाता है। इसमें से कोई कंसर्न, कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।